वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हाँ, आप सभी जैसे जानते हो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन, इसके अंदर हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो अगेन कहूँगा कमेंट बॉक्स में पूछो, आपको रिप्लाई दूंगा उसका। ठीक है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप में से काफ़ी लोग मुझसे आपके कुछ कमेंट्स आए थे जो मुझसे पूछ रहे थे, खासकर बुक के रिगार्डिंग लोगों ने ये पूछा कि सर जो ये आप जो हमें बुक्स प्रोवाइड करा रहे हो, पहले बताना चाहूँगा बुक्स कौन सी, जो लोग पहली बार वॉच करें। तो जो ACPT जो प्रोग्राम है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, मैं इसका फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना, अपनी प्रिपरेशन करो, और जब आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए तो एग्ज़ाम दो और सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाओ। ठीक है, तो बेसिकली जो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो लोगों ने ये पूछा कि जो कंटेंट है उसके अंदर और जो एज का जो मैनुअल है वो थोड़ा डिफरेंट उनको लगा, जस्ट बिकॉज उन्होंने सिर्फ क्या देखा, उन्होंने चैप्टर के नाम देखे। तो चैप्टर के नाम जरूर डिफरेंट होंगे, डेफिनेटली है डिफरेंट, क्योंकि हमारी बुक हमने कस्टमाइज़ करी है, लेकिन जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी अदला बदली नहीं करी गई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होगा तो 4 से 5% का या 10% मैक्सिमम, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज हमने जो बुक प्रिपेयर करी है वो एग्ज़ाम पर्पज़ से करी है। ठीक है, तो हमारी बुक ज़्यादा ईजी है, तो आपको परचेज़ नहीं करनी है, हमारी बुक बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी। बस करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाओ और मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, और आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। साथ के साथ आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह वो भी आपको इन फ्यूचर प्रोवाइड कराएंगे, बट पहले अभी आपको बुक्स मिलेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में, अब बस अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये और पूछ रहे थे कि सर बैच कब स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर का। तो अक्टूबर का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा। अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे 2 बैचेस हमने स्टार्ट किए हैं, जैसा कि हर बार करते हैं। एक है हमारा वीकडे बैच, ठीक है, और एक है हमारा वीकेंड बैच। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो वीकडे बैच है वो है हमारा स्टार्ट वीकडे बैच 10 अक्टूबर से। ठीक है, 10 अक्टूबर से वीकडे बैच स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, ये तो वीकेंड पे लिख दिया मैंने। वीकडे बैच स्टार्ट हमारा 10 अक्टूबर से। ठीक है, और वीकेंड बैच स्टार्ट हमारा 8 अक्टूबर से। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपने जाना है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बस कमेंट बॉक्स सेम अगेन और जो नंबर है उस पर जाके अपनी क्वेरी डालो। ठीक है, फीस के रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना है वहाँ से पूछ सकते हो। तो ये वीकेंड और वीकडेज बैच का मैंने अनाउंसमेंट सिर्फ इसलिए करिए जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो इंटरेस्टेड है उनके लिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन का ट्रेनिंग वेरिएबल वाला पार्ट, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ट्रेनिंग इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, ये सब हम कवर कर चुके हैं। बट हमारे अभी 2 टॉपिक रह चुके हैं, जिसका नाम है, पहला है हमारा टेम्पो। क्या है? पहला है हमारा टेम्पो और दूसरा है हमारा रेस्ट इंटरवल। तो दोनों को कवर करेंगे, टेम्पो और रेस्ट इंटरवल को। बट उससे पहले हम ये टेम्पो वाला पार्ट कवर कर लेते हैं कि टेम्पो बेसिकली होता क्या है, टेम्पो का मतलब क्या है। ठीक है, देखो एक चीज़ समझना, जब भी आप ट्रेनिंग करते हो तो आपसे कई बार लोग कोचेज़ ने बोला होगा, जो अच्छे कोचेज़ हैं, कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो अपनी मूवमेंट को कंट्रोल तरीके से करो, जर्क मत लो। तो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा ही, अगर मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आप ऐसे समझो, टेम्पो का मतलब है रेट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो जो आप जो मूवमेंट जो परफॉर्म कर रहे हो उसको किस रेट से परफॉर्म कर रहे हो, क्या इसकी स्पीड, किस स्पीड से परफॉर्म कर रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, उसको बोलते हैं आपका टेम्पो। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कोई भी आप मूवमेंट करोगे, तो मूवमेंट दो तरीके से होती है। या तो मसल पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर मसल रिलैक्स होती है, तब आप मूवमेंट करते हो। आप सभी को पता ही होगा ये बात। ठीक है, तो हमारी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, या सॉरी ये ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है, तो हम मूवमेंट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे बाइसेप कर्ल करना है तो पहले मैं बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और फिर रिलैक्स करूंगा। तो ये 2 फेज़ हो गए। तो बेसिकली ये 2 फेज़ है, इनके नाम दे दिए। कैसे? देखो ऐसे समझा, ऐसे समझना। एक होता है आपका कॉन्सेंट्रिक फेज, कॉन्सेंट्रिक फेज, ठीक है, और एक होता है आपका इसेंट्रिक फेज, इसेंट्रिक फेज। अब जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेज होता है, इसका मतलब क्या? देखो, जब आपकी मसल शॉर्ट होती है, ध्यान सुना, जब आपकी मसल शॉर्ट होती है तो इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज, और जब आपकी मसल लॉन्ग होती है, स्ट्रेच होती है, उसे बोलते हैं इसेंट्रिक फेज। तो अगर आपको ध्यान से देखो तो जितने भी आपके कॉन्सेंट्रिक फेज है या मसल कॉन्ट्रैक्शन है, वो आप कब करते हो? जब आप ऐसे समझ लो, जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो।
ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलते हैं, मान लो मुझे बाइसेप कर्ल करना है, तो मेरे हाथ को मुझे ऊपर कर्ल करने के लिए एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक फेस। तो यहाँ पर अगर मैं हाथ में डंबल पकड़ लूँ तो सेम वो डंबल भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपकी मूवमेंट में रुकावट पैदा करे या उसको डिफिकल्ट बनाए। तो ऐसे समझ लो, जो कॉन्सेंट्रिक फेस और जो इसेंट्रिक फेस है, यही दो फेस होते हैं जो आपकी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब कोई भी एक्सरसाइज करोगे उसके अंदर आपके दोनों फेस होंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो, तो जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो, जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, तो वो क्या है, आपको सॉरी ग्रेविटी के साथ जब नीचे जा रहे हो, तो वो कौन सा फेस होगा, इसेंट्रिक फेस। क्यों? क्योंकि आप उसमें ग्रेविटी के साथ नीचे जा रहे हो। लेकिन जब आप ऊपर उठते हो तो आप ग्रेविटी का अगेंस्ट उठ रहे हो, तो वो कौन सा फेस, आपका कॉन्सेंट्रिक फेस। तो दोनों केसेस में अगर ध्यान समझो, तो जब कॉन्सेंट्रिक फेस होता है तो आपके मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब आपका इसेंट्रिक फेस होता है तो आपके मसल फाइबर स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो आपका कॉन्सेंट्रिक फेस है और जो इसेंट्रिक फेस है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ट्रेनिंग के अंदर भी, ठीक है। बट कोई स्पेसिफिक कह सकते हो, जो बिल्कुल स्पेसिफिक कभी कोई आज तक कोई ट्रेनिंग टेम्पो नहीं दिया गया है। बट ये माना जाता है कि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं या सॉरी ओलंपिक लिफ्टर्स होते हैं, तो वो हमेशा जो मूवमेंट करते हैं वो फास्ट स्पीड में करते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो एक नॉर्मल कंट्रोल्ड स्पीड में करते हैं। तो ये जो कुछ टेम्पो हैं, या बोल सकते हो रेट ऑफ मूवमेंट है, इसको हमने कुछ इस तरीके समझा। अगर मान लो अगर आप कॉन्सेंट्रिक फेस में कर रहे हो, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक फेस आपका 2 से 3 सेकंड का होना चाहिए। कितना? 2 से 3 सेकंड का। तो जब भी अगर आप कॉन्सेंट्रिक फेस फॉलो करो तो आपको हमेशा 2 से 3 सेकंड का वो कॉन्सेंट्रिक फेस होना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर आप इसेंट्रिक फेस कर रहे हो तो आपका 3 से 4 सेकंड का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अगर मैं बारबल गर्ल कर रहा हूँ, थोड़ा इजी एग्जांपल है। तो जब मैं बारबल गर्ल कर रहा हूँ, तो जब मैं बार को ऊपर उठा रहा हूँ, तो ये मेरा कॉन्सेंट्रिक फेस है कि मसल शॉर्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस फेस को मुझे क्या करना है, 2 से 3 सेकंड के अंदर करना है। मान लीजिए मैंने इस फेस को 2 सेकंड के अंदर किया। कितने सेकंड के अंदर? 2 सेकंड के अंदर। सेम इसी तरीके से अगर इसेंट्रिक फेस की बात करूँ, तो अब मैं वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी के साथ नीचे लेके जाना, बट कंट्रोल फॉर्म में। तो मैंने इसको 4 सेकंड में किया। तो ये क्या हो गया मेरा इसेंट्रिक फेस। तो मैंने भाई कॉन्सेंट्रिक फेस को 2 सेकंड में किया और इसेंट्रिक फेस को मैंने 4 सेकंड में किया। अगर मैं इसको टोटल करूं तो मैंने कितने सेकंड में किया? मैंने 6 सेकंड में किया। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई भी मूवमेंट, ठीक है, उसको करने में आपको 6 सेकंड आपको देने हैं, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एडवांटेज, ठीक है। तो ये माना देखा गया है कि जब आप इस तरीके से करते हो, इस तरीके से अपना ट्रेनिंग टेम्पो को कस्टमाइज़ करते हो या फॉलो करते हो, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। बट आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक आपने चीज़ सुनी होगी जो मैं प्रीवियस क्लास में भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, जिसको हम बोलते हैं डोम्स। अब डोम्स का मतलब क्या है? डिले ऑनसेट मसल सोरनेस। मतलब कि जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, खासकर जब आप एक न्यू एक्सरसाइजर हो, मतलब पहली बार ट्रेनिंग करना शुरू करिए, अभी भी शुरू करिए, तो जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपको मसल सोरनेस फील होती है, ठीक है। तो आपको सोरनेस का मतलब क्या है? आपका जो मसल है वहाँ पे लैक्टेट स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, बट वो धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। इसके बाद आपकी मसल सोर होती है, दर्द होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है, ठीक है। तो वो जो मसल सोरनेस है, ये देखा गया है जब आप इसेंट्रिक फेस को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक करते हो, मतलब उसको ज़्यादा टाइम देते हो, तो आपका इसेंट्रिक फेस की वजह से डोम्स भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब डिले ऑनसेट मसल सोरनेस भी बढ़ जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप एक पर्सनल ट्रेनर बनने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल ट्रेनर। आपकी यहाँ पे ना आपकी 2 चीज़ आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि पहली चीज़ कि आप जो सामने वाले को जो ट्रेनिंग करा रहे हो, आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है, उस टाइम। तो आपने क्या ध्यान देना है कि आपको उसको ट्रेन के साथ साथ उसको अच्छा फील भी कराना है। अच्छा फील इन सेंस, अगर वो कोई एक्सरसाइज करता है, मान लो पहली बार एक्सरसाइज कर रहा है, आपने उसको टेम्पो के चक्कर में कुछ ज़्यादा इसेंट्रिक फेस लंबा खींच दिया, 4 सेकंड तक पहुंचा दिया, जो कि नॉर्मल किसी में ठीक है, बट उसको डिले ऑनसेट मसल सोरनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपका क्लाइंट रेगुलर नहीं हो पाएगा। क्यों? उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि एक्सरसाइज करने से बहुत पेन होता है, ये सब चीज़ें। तो आपने हमेशा याद रखना है, आपने हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि आप जो अपने ट्रेनिंग वेरिएबल से ट्रेनिंग टेक्निक जो जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है, उसका करंट कंडीशनिंग लेवल है क्या, उसके हिसाब से। तो एक चीज़ और याद रखना कि ये जो सब चीज़ें ये आपके लिए यूज़फुल तो हैं, बट इसको कैसे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से इसको समराइज़ करूं तो सिर्फ इतना है कि कॉन्सेंट्रिक फेस आपका 2 से 3 सेकंड का होना चाहिए और इसेंट्रिक फेस आपका 3 से 4 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जब आप इस हिसाब से ट्रेनिंग करोगे, खासकर बॉडी बिल्डर हिसाब से आप ट्रेनिंग करते हैं, तो ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट देखे जाते हैं। तो जो टेम्पो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ठीक है, आपकी मसल ग्रोथ के अंदर। इतनी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, ये था हमारा टेम्पो का पार्ट, बहुत छोटा सा था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज में थी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपको आई होप डोम्स भी समझ में आ चुका होगा, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस। तो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि डोम्स का मतलब क्या होता है, तो आपने हम याद रखना डिले ऑनसेट मसल सोरनेस। तो ऐसे कई सारी टर्म्स आएंगी, ठीक है, जिसको जिसको आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आगे, अगला पॉइंट है हमारा रेस्ट इंटरवल। अब रेस्ट इंटरवल का मतलब है क्या, देखो आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं रफ नहीं करता, मैं ही लिखता हूँ रेस्ट इंटरवल। तो जो रेस्ट इंटरवल है उसका मतलब है क्या, देखो जब आप कोई भी सेट्स परफॉर्म करते हो, आफ्टर या कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट सेट के बीच जो नेक्स्ट सेट पे जाते हो, तो उसके बीच में जो आप रेस्ट ले रहे हो उसी को हम रेस्ट इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल ना बीच में, दो चीज़ों के बीच में, तो वो आपका क्या है, रेस्ट इंटरवल। तो हर किसी के दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर हमें ट्रेनिंग करनी है तो हमें रेस्ट इंटरवल कितना लेना चाहिए हमारे गोल के हिसाब से। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो रेस्ट इंटरवल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को मेंटेन रखने में। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब खाली ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर कितना वेट लिफ्ट कर पा रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब ये भी है कि आप अपना कितने एफर्ट लगा पा रहे हो पूरे वर्कआउट सेशन के दौरान। तो एक्सरसाइज इंटेंसिटी बोलो या मसल के ऊपर लोड बोलो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो आपको रेस्ट इंटरवल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, इसके लिए भी आपको रेस्ट इंटरवल का पता होना चाहिए। बट कई बार होता क्या है कि जब हमें रेस्ट इंटरवल के बारे में नहीं पता होता तो हम अपने ट्रेनिंग को ख़राब कर लेते हैं। कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलिए, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो आप, तो क्या होता है, क्या क्या चीज़ आपको दिखाई देती है। जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी जो मसल्स होती है वो पम्प्ड अप हो जाती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा ब्लड फ्लो हो जाता है और आपको हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है। आपका जो मेटाबॉलिज्म है उस टाइम वो अच्छे से कह सकते हो, उस पर चैलेंजेस आ रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी एनर्जी बर्न कर रही होती है। बट जैसे ही आपका रेस्ट इंटरवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल डाउन होने लगता है और आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आप जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते थे खाली मसल ग्रोथ के अलावा, जो अपने हार्ट को ट्रेन कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने रेस्ट इंटरवल या रेस्ट पीरियड बहुत ज़्यादा ले लिया। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने रेस्ट इंटरवल या रेस्ट पीरियड पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे बॉडी बिल्डर का, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं स्ट्रेंथ लिफ्टर या पावर लिफ्टर, कुछ भी आप कह लो। ठीक है, स्ट्रेंथ लिफ्टर का तो यहाँ पावर लिफ्टर का, तो पावर लिफ्टर ये कह लो या फिर एक बॉडी बिल्डर, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो हमेशा याद रखना कि मोस्ट ऑफ लोगों की जो ट्रेनिंग होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट जब उनके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं तो वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के लिए हम हमेशा क्या देखते हैं कि हमें वो वेट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हम 4 to 5 रिपीटेशन कर पाए। मतलब अगर जब भी हम स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो हमें 3 से 5 रिपीटेशन परफॉर्म करनी होती है उस वेट से जो हमारे हिसाब से है। हमने ये वेट सिलेक्शन कैसे किया था, ये हमने समझा था जब हमने अपना 1 रैप मैक्स निकाला था। तो हमें अपना 1 रैप मैक्स पता होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कितनी। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर मैं किसी कोई भी वाला एक्सरसाइज, मान लो एग्जांपल डेडलिफ्ट, तो डेडलिफ्ट के अंदर मैंने इतना वेट लगा रखा जिससे मैं एक ही रैप कर पाया, तो इसका मतलब वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरा 1 RM है। अब मान लो मुझे डेडलिफ्ट परफॉर्म करनी है, ठीक है, और मुझे ये देखना है कि मुझे अपने बिटवीन सेट्स कितना रेस्ट लेना है, तो मेरा गोल क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो मैं जब स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरा गोल है मैं 2 से 5 रैप के बीच में करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट है। जब मैं ये सेट परफॉर्म करूँगा उसके बाद जब मैं रेस्ट लूँगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे कितना रेस्ट लेना चाहिए। रीज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी या वेट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मैंने अपने 1 RM का 90% वेट लिया, मान लेते हैं 90 या 95%। अब यहाँ पे इस केस में ये है कि हमें रेस्ट कितना लेना है। इसी तरीके से एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक मॉडरेट वेट से ट्रेनिंग कर रहा है, अपने 1 RM के 70% वेट से ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, और उसे 10-12 रेपिटेशन परफॉर्म कर दिया। अब उसको कितना रेस्ट लेना है नेक्स्ट सेट के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इसलिए आपको समझना पड़ेगा एनर्जी सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपको याद होगा मैं आपको कुछ एनर्जी सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ, खासकर ऑक्सीडेटिव और ग्लाइकोलाइटिक के बारे में। ज़्यादा डीप नहीं गया, बट जितनी ज़रूरत थी उतना बताया था। इसी तरीके से मैंने आपको क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम होता क्या है। इसको मैं एक बार दोबारा यहाँ पर समझाऊंगा, समझना। देखो, जब भी हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो हमारी बहुत मिनिमम ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है, मान ले 10 सेकंड के लिए, तो बहुत मिनिमम ड्यूरेशन में हमने 10 सेकंड ले लिया, तो उस टाइम ऐसी कोई भी और बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, तो उस टाइम जो हमारा एनर्जी सिस्टम वर्क करता है वो हमारा वर्क करता है क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम। अब क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम का मतलब है क्या, देखो हमारी बॉडी एनर्जी को अलग अलग तरीके से स्टोर करती है। ठीक है, जैसे कार्ब्स को स्टोर कर रही है मसल के अंदर एज अ ग्लाइकोजन, या ग्लूकोज को बोल दो एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर रही है। इसी तरीके से आपकी बॉडी फैट को भी, आपकी बॉडी जब एक्सेस कैलोरी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको एज अ फैट की फॉर्म में स्टोर कर देती है।
ठीक है, वो भी एक एनर्जी स्टोरेज है। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं जिसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है क्या, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ऐसे समझ लो ये कुछ केमिकल सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब देखो होता क्या, एडिनोसाइन जो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ये इसका काम क्या है, तो एडिनोसाइन का मतलब मान लो एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका उसका बोलते हैं ए। इतना डीप मत जाना, मैं इतना समझो, ये फंक्शनल ग्रुप है एडिनोसाइन, इसके साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। 3 कितने, 3। तो ये भी आप समझिए कुछ सब्सटेंस है आपकी बॉडी के अंदर। तो 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता क्या है, जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, कब, जब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मतलब बहुत तेज़ी स्प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब स्प्रिंट कर रहा हूँ, या मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हैवी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम मेरी जो बॉडी जो एनर्जी यूज़ करेगी शुरुआत के कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो एटीपी से यूज़ करेगी, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल से यूज़ करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इसमें से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। मतलब कि अब इसके पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बचेगा। अब ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया, साथ साथ इसने क्या दे दिया, क्या दिया आपको, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें हेल्प कर रही है क्या करने में, हैवी लिफ्ट करने में, या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने में, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज परफॉर्म करने में। तो अब ये एडीपी से हमें एडीपी हो गया, हट गया, और एटीपी हट गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। अब एक जल्दी से ये भी कवर कर देता हूँ, जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन शुरू करते हो, तो आपकी बॉडी की जो एटीपी से जो एडीपी चेंज हुआ है, तो उस क्रिएटिन सप्लीमेंट से आपका होता क्या है, जो एडीपी द्वारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एनर्जी का जो कह सकते हो प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट, ठीक है, जो उसका मेन रोल है। अब इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब मेन चीज़ ये है कि जब आप एडीपी या क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उस टाइम उस सिस्टम को दोबारा रिप्लेनिश होने में, दोबारा रीस्टोर होने में, सॉरी रीस्टोर नहीं बोलेंगे, दोबारा उसको ऐसे कह सकते हो, रिप्लेनिश ही बोल सकते हो, कि दोबारा आपकी बॉडी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए। तो उसके अंदर आपकी बॉडी को टाइम लगता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि मैक्सिमम आपकी बॉडी को कितना टाइम चाहिए, तो 95% आपका जो क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम है दोबारा रिप्लेनिश हो जाता है 2 मिनट्स के अंदर। तो आपका हमेशा जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, हैवी लिफ्ट कर रहे हो, 3 से 5 या 2 से 5 रेपिटेशन के लिए कर रहे हो, या 1 RM के लिए भी कर रहे हो, तो आपका हमेशा रेस्ट इंटरवल मिनिमम 2 मिनट का होना चाहिए, 2 से 2.5 मिनट भी जा सकते हो। तो वो आपका हेल्प करेगा क्या करने में, इसको रिकवर करने में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपके ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम की, जब हम वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, वैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं बट वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो खासकर बॉडी बिल्डर करते हैं, एक मॉडरेट वेट से ज़्यादा रिपीटेशन परफॉर्म करना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करना, उस टाइम हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करता है। इसके बारे में और जानना है तो प्रीवियस वीडियोज़ जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए कम से कम 30 से 60 सेकेंड्स चाहिए होते हैं, 90 सेकेंड्स तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो 30 सेकेंड से लेकर 90 सेकेंड तक का रेस्ट इंटरवल इनफ होता है। इससे ज़्यादा अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो आपका क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर वो डाउन होने लगेगा, आपके हार्ट बीट्स दोबारा नॉर्मल आने लगेगी, और इससे आप क्या होगा, आपकी जो मसल पे लोड है वो हटने लगेगा और आपकी बॉडी अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगी, सिंपल सा। तो आपने हमेशा अपने रेस्ट इंटरवल का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके लिए टेम्पो और आपका रेस्ट इंटरवल दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन है, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि और फ्रिक्वेंटली क्लासेस को अपलोड करता रहूँ। बस थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जितना कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ कराऊँ, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।